हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड लर्नर्स। आज हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। आई होप आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा। उसके बिना आपको ये दूसरा लेक्चर समझ में नहीं आएगा, पर तो उसको ज़रूर देख लें। तो अभी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ शुरू करने से पहले आपको ना एक फंडा वर्ड याद होना चाहिए। अगर आपको फंडा वर्ड याद है, आपको ये सारी प्रॉपर्टी रट जाएंगी। और फंडा वर्ड है SP बोराडे। ठीक है, SP बोराडे। अगर आप बस ये याद कर लो, अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बस अभी आप देख लो SP बोराडे। तो सबसे जो पहली प्रॉपर्टी होगी वो S से होगी। S से मतलब सोल्ट फॉर्मेशन। ठीक है, तो सोल्ट फॉर्मेशन पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है। अल्कोहल और एसिडिक इन नेचर। अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है बिकॉज दे रिलीज हाइड्रोजन आयन। एक बात हमेशा याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में क्या होता है, कोई भी चीज़ एसिडिक होगी कब, जब वो H+ आयंस निकालेगी। ठीक है, अगर वो H+ आयंस निकाल रही है तो यानी कि वो एसिडिक है, सिंपल सी भाषा में। तो हमारा वाटर में भी देखो H2 होता है, तो यहाँ भी H होता है। तो केमिस्ट्री के बिहाफ पे ये हमारा H2O भी, यानी कि वाटर भी हमारा एसिडिक होता है। वाटर भी क्या होता है हमारा एसिडिक। अभी देखेंगे क्या क्यों किस लिए, है ना। तो सर देखते हैं सोल्ट फॉर्मेशन। तो अब जैसे भाई मैंने आप सबको बताया था कि आर कहीं भी लिखा है, आर का मतलब क्या होगा, कार्बन की चैन, है ना। तो मैंने अगर लिख दिया ROH, ROH का मतलब क्या हुआ, कार्बन की चैन के साथ OH लगे, यानी कि अल्कोहल। यानी कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल, जैसे CH3CH2OH, इसको मैंने इतने हिस्से को क्या बोल दिया, R। तो ROH बन गया। ठीक है, अब मैं अगर ROH को ब्रेक करूँ, ROH को ब्रेक करूँ तो ये क्या बनेगा आपका, RO- और H+। तो H+ निकल रहा है ना, यानी कि अल्कोहल भी क्या होता है हमारा, एसिडिक होता है। तो देख लो, ये मैंने करके दिखाया। ROH को हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो RO- प्लस H+। एग्जाम्पल, अगर हम CH3OH के साथ Na के साथ एड करेंगे, सोल्ट है ना, सोल्ट का मतलब यहाँ पे हमने Na लिया है, तो Na के साथ एड करेंगे तो क्या बनेगा, CH3ONa और H2। अब बोलो यहाँ पे तो H बच रहा है, इतना हिस्सा देखो बाहर निकल गया इतना। ठीक है, अब यहाँ पे बन रहा है H2। अब बोलो यहाँ पे तो H था, H2 कैसे बन गया, तो यहाँ पे 2 थे ना, इस वजह से। तो यहाँ पे H2, C2H5OH के साथ एड करेंगे तो सेम यही प्रोडक्ट बनेगा, चेक कर लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है बाद में देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन भी बाद में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं भाई सेकंड रिएक्शन, है ना। देखो S हमने पढ़ लिया, सोल्ट फॉर्मेशन। अब P से पढ़ेंगे। P मतलब रिएक्शन विद PCl3 PCl5 SOCl2 और रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2। जैसे देखेंगे हमने C2H5 C2H5OH C2H5OH C2H5OH, ये चारों एग्जाम्पल इस सब में सेम लिया है। ठीक है, सबसे पहले PCl3 के साथ ट्रीट किया, फिर PCl5 के साथ, एक बार SOCl2 के साथ और एक बार इस पूरे के साथ, रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2। ठीक है, जब हम PCl3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका C2H5Cl और H3PO3, आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ी होगी, सेम रिएक्शन है। मैंने एज इट इज उतारी हूँ वहाँ से भी, और आप यहाँ भी याद कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हेलो एल्केन बन रहा है सब में, आउटर। ठीक है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है सब में हमें क्या मिल रहा है, हेलो एल्केन। तो जब PCl3 के साथ रिएक्ट करा तो H3PO3 C2H5Cl, PCl5 के साथ रिएक्ट करेंगे तो C2H5Cl POCl3 और HCl। अब आपने थर्ड रिएक्शन तो पढ़ी होगी, डार्जन रिएक्शन, बहुत फेमस रिएक्शन है, जिसमें हम SOCl2 और पायरिडीन गिरता है। पायरिडीन गिरने के बाद हमारा क्या बनता है, C2H5Cl SO2 और HCl, ये दोनों हमें गैस की फॉर्मेशन में मिलते हैं, है ना। फिर ये रेड फॉस्फोरस और Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो C2H5Cl और H3PO3। ठीक है, तो ये वाली और ये वाली देखो सेम सेम सी है, बस यहाँ पे रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पे देखो सेम प्रोडक्ट है दोनों में। ठीक है, अब आगे देखते हैं बर्निंग। बर्निंग का मतलब होता है ऑक्सीडेशन करना। मतलब बर्निंग का मतलब किसी तो अगर हम कार्बन को जलाएंगे, देखो फॉस्फोरस वाली हो गई, बी मतलब बर्निंग। ठीक है, बर्निंग देखते हैं, अगर हम कार्बन को जलाएंगे ना तो हमेशा हमें आउटर मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा प्लस हीट। ये आप सबने पढ़ा ही होगा, जैसे कि इसमें ही है, अगर आप CH3OH अल्कोहल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CO2 और H2O। सिंपल सी भाषा में, कभी भी कार्बन जलेगा तो आपको प्रोडक्ट में CO2 H2O और हीट देगा। ठीक है, यहाँ पे चाहे आप लिख लो हीट और लाइट। वही अब देखते हैं फोर्थ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। अभी तक हमने SPB हो गया है, अब देखते हैं O से। O मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे होगी, जब हम अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, जब हम अल्कोहल के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे विद PCC और PDC। ये PCC और PDC एक तरह के कैटलिस्ट हैं। ठीक है, PCC PDC Cr2O3 और Cu एट यानी कॉपर एट 573 केल्विन पे जब हम करेंगे ना तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। यानी कि जब हम अल्कोहल के साथ, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप देख लो 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, जब आप 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करोगे विद PCC PDC और Cr2O3 और कॉपर एट 573 केल्विन तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड।
और अगर हम 2 डिग्री के साथ करेंगे अल्कोहल को, मतलब 2 डिग्री अगर अल्कोहल है उसके साथ हमें क्या मिलेगा, कीटोन। अभी हम आगे रिएक्शन देखेंगे, आपको समझ में आएगा, अभी बस देख लो। अगर हम 2 डिग्री के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, कीटोन, ठीक है। और अगर जब हम 3 डिग्री के साथ 3 डिग्री अल्कोहल के साथ करते हैं ना ऑक्सीडेशन, तो वो रजिस्ट करता है, यानी कि रिएक्शन हो नहीं पाती। तो उसमें हम जब हम अगर हमें इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना है तो हम यहाँ पे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि HNO3। HNO3 का मतलब हो गया नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो अगर आपको 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर रिएक्शन करानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। पर जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, ठीक है। ये फेमस रिएक्शन अभी देखते हैं। और अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिक KMnO4 और एल्केलाइन KMnO4 एसिडिक K2Cr2O7 गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अगर अल्कोहल को हम ऑक्सीडेशन करेंगे एसिडिक KMnO4 के साथ या फिर K2Cr2O7 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड जाना है तो हम ये वाली चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ ट्रिक बनाई हुई है, जो हमने जो ये पढ़ा ना अभी, इसकी ट्रिक देखते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसे एल्केन है, एल्केन का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल, ठीक है। जब हम एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है, एल्कोहल। और एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कर रहे हो और अगर वो 1 डिग्री एल्कोहल है तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल के साथ ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री के साथ करोगे तो कीटोन, और 3 डिग्री के साथ करोगे तो एल्कीन, जो मैंने भी बताया। और अगर आप फिर से यहाँ पे तो आपने ऑक्सीडेशन किया और एक बार और ऑक्सीडेशन कर दोगे, और किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखते हैं आगे एग्जांपल, उससे आपको और बेटर समझ में आएगा। मैंने अभी क्या बोला, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल है ना, अच्छा पहले डिग्री बताया था अगर आप भूल गए हो। जैसे CH3OH है, ठीक है। यहाँ पे एक कार्बन के साथ ही OH लगा हुआ है ना, तो इसके आसपास भी कोई कार्बन है नहीं, तो ये कितने डिग्री है, 1 डिग्री। पर अगर इस कार्बन के साथ ऐसे ऐसे लाइक ऐसे होता, ठीक है, तो ये कितने डिग्री हो जाता, 2, क्योंकि यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। सेंटर वाला के साथ जो ये 2 कार्बन है, कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ अगर ऐसे ऐसे और ऐसे आ जाता तो ये कितने डिग्री का हो जाता, सेंटर कार्बन 3 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री, ठीक। तो अगर हम 1 डिग्री के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। पर आपको क्या डालना पड़ेगा, PCC PDC। तो हमने क्या करा, PCC डाल लो या PDC डालो, Cu at 573 केल्विन या Cr2O3, तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, SCHO और H2O। और अगर हम 2 डिग्री के साथ रिएक्ट करेंगे, 2 डिग्री है उसके साथ ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कीटोन, जो कि मैंने बताया था, देख लो। और अगर हम 3 डिग्री के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, उसके साथ आपको क्या डालना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो मैंने बताया था HNO3। तो अगर हम HNO3 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये रिएक्शन मैंने दोबारा लिखी है यहाँ पे, ठीक है। ये दोबारा लिखे, ऐसा इसे आप दोबारा रिपीट मत करना, मतलब चाहे आप इसको एक बार लिख सकते हो, ये मैंने दोबारा लिखी है। तो आपको क्या मिलेगा, एल्कीन, यानी कि प्रोपीन, जो मैंने बताया था यहाँ पे। तो आपको क्या मिला, प्रोपीन। और अगर आप एल्कोहल का डबल ऑक्सीडेशन करते हो, यानी कि एक बार ऑक्सीडेशन किया तो ये सब मिलता है, और डबल ऑक्सीडेशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। 1 डिग्री के साथ करेंगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री के साथ कीटोन, 3 डिग्री के साथ हमारा क्या मिलता है यहाँ पे, प्रोपीन। बस कंडीशन है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, और अगर डबल ऑक्सीडेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केनाइन KMnO4 K2Cr2O7, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिडक्शन। रिडक्शन तो आप सबको पता ही है क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अल्कोहल लिया, उसमें क्या डाला, हाइड्रोजन डाला, तो हमारा क्या बनेगा, CH4 H2O बाहर, यानी कि 2 H थे ना, एक H इसके साथ जुड़ गया तो ये CH4 बन गया, और एक H बचा और OH ये था, तो ये क्या बन गया, बाहर निकल गया। देखते हैं इसमें क्या हुआ होगा, यहाँ पे देख लो। अगर हम CH3 OH के साथ 2 H है ना, तो मैं इसको HH ऐसे लिख रहा हूँ, तो हमारा क्या होगा, CH4 एक साथ हो जाएगा, और क्या बचा, H और OH, यानी कि क्या बनेगा, प्लस H2O, है ना। तो देख लो यहाँ पे O था, ये रिमूव हो गया, और इसके साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। तो इसमें बस याद रखना HI और फॉस्फोरस डालते हैं, HI+P, ठीक है, कैटलिस्ट के तौर पे। अब ध्यान से देखेंगे, आपने सोल्ट फॉर्मेशन पढ़ी, S से, फिर P से वो PCl3 PCl5, फिर B से बर्निंग, O से ऑक्सीडेशन, R से रिडक्शन, अब ADE बचा, बस 3 पढ़ेंगे फिर खत्म हो जाएंगी। अब देखते हैं इसे, ये मतलब अमोनिया, एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अमोनिया। अमोनिया का मतलब हो गया NH3, ठीक है। ये HNH2 को लिखने का बस तरीका है मैंने रिएक्शन समझाने का, आप इसको HNH2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हमने जैसे यहाँ पे CH3OH लिया, उसमें क्या डाला, HNH2, तो आपका क्या हुआ, CH3NH2 तो एक साथ हो गया, और H2O बाहर निकल गया,
ठीक है। ऐसी जब हम CH3CH2OH के साथ करेंगे तो आपका क्या होगा, CH3CH2NH2 एक साथ और H2O बाहर, ठीक है। ये अमोनिया के साथ हो गया। अब देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन, ठीक है। तो एल्डिहाइड की देखेंगे, एल्डिहाइड को मैंने इस तरीके से लिखा है CH3CHO है ना। एल्डिहाइड कैसा होता है दिखाता हूँ आपको। CH3CHO होता है तो हमने इसको इस तरीके से लिखा है CH3 और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। ये देखो CH3 ये C ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे H, ठीक है। इसके साथ क्या रिएक्ट करेंगे, एल्कोहल ही रिएक्ट करेंगे। तो एल्कोहल को यहाँ पे मैंने यहाँ पे OCH3H लिखा है, यानी कि CH3OH होता है ना, इसको मैंने कैसे लिखा OCH3 और इसके साथ H। ये बस लिखने का तरीका है, आपको ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखो, आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो। लाइक इस रिएक्शन को CH3OH के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ पे बन रहा है। बस यहाँ पे ना आपको समझाने की वजह से मैंने इस तरीके से किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी CH3 और H, ठीक। और ये जो डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दो, यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दो, ठीक है। तो ये O तो आ जाएगा इसके साथ। अभी देखते हैं, ये OCH3 तो आगे ऊपर, ठीक है, OCH3 तो आगे ऊपर, और क्या बचा, O और H बचा। ये O और H आ गए यहाँ पे, समझ गए, O और H यहाँ पे, यानी कि दो बॉन्ड थे, एक ऊपर लगाया एक नीचे लगाया। इसके साथ लाया OCH3 एक बॉन्ड के साथ और OH के साथ यहाँ पे, पर ये रिएक्शन रुकेगी नहीं। फिर हम इसको आगे फिर से रिएक्ट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमने CH3OH डाला, फिर से एक बार वो डालेंगे, यानी कि इसको फिर से आगे रिएक्ट करेंगे। मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे HOCH3 और OH, ठीक है। इसके साथ फिर क्या डालेंगे हम OCH3H, इसी के ये आगे रिएक्शन चलेगी, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो सोचेंगे क्या हुआ, सोचो क्या होगा, C ये एज इट इज़ CH3 और यहाँ पे H एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, OCH3 ऐसे रहेगा, फिर से यहाँ पे OH था, OH है, इसके साथ इसकी पूरे की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे OCH3 आ जाएगा, और क्या बचेगा OH और H, तो ये H2O है, ये बाहर निकल जाएगा, समझ गए, ठीक है। तो इसको फास्ट वे में करने का तरीका बताता हूँ। अगर आप CH3CHO को 2CH3OH से करते हैं, मैंने 2 को लिखा, एक बार यहाँ रिएक्ट किया और एक बार यहाँ रिएक्ट किया, तो इसको 2 बार लिख के करेंगे तो आपका क्या बनेगा, सीधा आप चाहे इसको रट लो, ये समझाने के लिए था, ये मैंने पूरा ओपन करके बताया। CH3H OCH3 और OCH3 प्लस H2O, या आप इसको सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हो, ऐसे आपकी मर्ज़ी है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे। मैंने वैसे खोल के लिखा हुआ है, देख लो। जो मैंने समझाया, पहले ये इथेनॉल था, OCH3H के साथ रिएक्ट करेंगे, ये होगा, पर इस रिएक्शन फिर आगे बढ़ेगी, प्लस करेंगे फिर से इसमें ये CH3OH, तो हमारा क्या होगा, H2O बाहर और ये यहाँ, है ना। तो इसको याद रखना, इसको बोलते हैं मिथाइल हेमी एसिटल, मिथाइल हेमी एसिटल, और इसको क्या बोलेंगे हम, डाई मिथाइल एसिटल, ठीक है। मिथाइल हेमी एसिटल और डाई मिथाइल एसिटल। अब देखते हैं कीटोन, ये एक ही प्रॉपर्टी चल रही है, 6 है ना, अमोनिया के साथ करा, एल्डिहाइड के साथ, अब कीटोन के साथ, ठीक है। तो अब कीटोन के देखते हैं लास्ट। कीटोन को भी हमने इस तरीके से लिखा है, देखते हैं अब इसको भी एक बार समझा देता हूँ। देखो कीटोन के साथ हम करेंगे तो आपका क्या है, कीटोन CH3 CO CH3 ऐसा होता है ना कीटोन। हमने इसको कैसे लिख दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं, CH2OH, देखो CH2OH और CH2OH, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, देखो ये मैंने उल्टा लिखा हुआ है, जैसे आपको समझ में आए। आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो देखो इसमें हमने क्या करा, ये जो है डबल बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, ये एक बॉन्ड यहाँ लगेगा, एक बॉन्ड यहाँ लगेगा, तो ध्यान से देखेंगे CH3 एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब क्या हुआ, OCH2 यहाँ पर आ गया और एक OCH2 यहाँ आ गया, ठीक है। क्या बचा, HHO बचा, H2O बाहर आ गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कीटल, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि फॉर्म करो कीटल। तो कीटल कैसे होगा, जब हम कीटोन को लेंगे, और कीटल मतलब कीटोन, है ना। तो कीटोन को लेंगे और उसमें हम क्या डालेंगे, CH2OH और CH2OH, यानी कि इथाइलिन ग्लाइकोल। ये पूरा एक है, ये अलग अलग नहीं है, ये पूरे को एक को हम इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से 2 बॉन्ड टूटेंगे जैसे इसमें टूटे थे, ये यहाँ पे लगेगा, OCH2 ऊपर आ जाएगा, एक OCH2 नीचे आ जाएगा और H2O बाहर, ठीक है। सेवंथ रिएक्शन देखते हैं। देखो आपने कौन कौन सी कर लिया, S से सोल्ट फॉर्मेशन, P से PCl3 PCl5, और B से बर्निंग, O से ऑक्सीडेशन, R से रिडक्शन, A से अमीनोलिसिस जो भी देखी थी, और एमाइन यानी कि, और D से अब देखेंगे डिहाइड्रेशन। लास्ट होगी हमारी एस्टर, ठीक है। तो लास्ट की 2 देखेंगे भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत, देखेंगे डिहाइड्रेशन में क्या होगा, हम CH3CH2OH लेंगे, वही जो अभी पीछे से लेते हुए चल रहे हैं, C2H5OH, है ना। तो जो हम CH3CH2OH लेंगे और उसमें क्या डालेंगे, H2SO4, और टेम्परेचर याद रखेंगे 443 केल्विन। अगर आप H2SO4 डालते हो इन 443 केल्विन तो आपको क्या मिलेगा, इथीन मिलेगा,
टेम्परेचर याद रखना, बहुत पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है। क्या कि अगर हम 443 केल्विन पे H2SO4 करें, यानी कि अल्कोहल से आपको इथीन बनाना है, तो क्या करो, H2SO4 लो और उसमें क्या डालो, 443 केल्विन टेम्परेचर रखो, तो आपको सीधा क्या मिलेगा, इथीन। ठीक है, यानी कि एल्कीन। इथेनॉल से इथीन बनाने का तरीका, यानी कि अल्कोहल से एल्कीन बनाने का तरीका। तो टेम्परेचर इतना और H2SO4। और अगर टेम्परेचर रखोगे 413 केल्विन, सेम रिएक्शन में, बस यहाँ पे दो C2H5OH C2H5OH दो ले लो, यहाँ पे तो एक लिया था, एक लिया तो एक इथीन बना। अब आप अगर दो अल्कोहल ले लो, है ना, दो अल्कोहल लेने पे सेम रिएक्शन करो, बस टेम्परेचर 413 केल्विन कर दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, ईथर। क्या मिलेगा, ईथर, ROR। ईथर क्या होता है, ROR। ईथर होता है ROR। और एस्टर क्या होता है, ROOR, है ना। एस्टर क्या होता है आपका, ROOR। ठीक है, ये बात याद रखना। तो देखो, ये हमारा C2H5 और यहाँ पे C2H5 था, ये मैंने खोल के लिखा है C2H5, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, C2H5O C2H5 ROR। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया CH3 CH2O C2 CH3 प्लस, और जो बचा उसको बाहर H2O। तो मैंने वही चीज़ लिख के देख लो, एट 443 केल्विन फॉर्म एल्कीन, और 413 केल्विन पे क्या होगा, हमारा ईथर फॉर्म होगा। और मिथेनॉल कैन नॉट फॉर्म एल्कीन। मिथेनॉल जो होगा ना, वो कभी भी एल्कीन नहीं बना सकता, हमेशा इथेनॉल ही बनाएगा, है ना, मिथेनॉल नहीं बना सकता। बट मिथेनॉल कैन फॉर्म ईथर, पर मिथेनॉल जो है वो ईथर बना सकता है। ठीक है, मिथेनॉल एल्कीन नहीं बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता, मिथ मतलब एक कार्बन, एल्कीन में हमेशा चाहिए हमें दो कार्बन, है ना। अगर आपको डबल बॉन्ड लगाना है तो दो कार्बन चाहिए ही चाहिए। तो आप खुद सोचो, एक कार्बन से आप दो कार्बन कैसे बना दोगे। ठीक है, इस वजह से एक मिथेनॉल से हम एल्कीन नहीं बना सकते, पर मिथेनॉल से हम क्या बना सकते हैं, ईथर। तो देख लो, CH3OH लिया, इसमें हमने क्या डाल दिया, Al2O3, तो हमारा क्या बनेगा, ROR। ठीक है, लास्ट रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन और फिशर एस्टरिफिकेशन, तो देख लेते हैं लास्ट रिएक्शन, फिर आपका ये खत्म हो जाएगी। देखें, एस्टर क्या होता है, अभी बताया था मैंने, ROOR, है ना। और ईथर क्या होता है आपका, ROR। ठीक है, तो एस्टर के लिए क्या करा हमने, यहाँ पे लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या डालेंगे हम, एल्कोहल। और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों दिया, क्योंकि इसमें ROR आ जाएगा, देखो दो ऑक्सीजन आ रहे हैं ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसमें क्या डाला, एल्कोहल डाला H+ आयन के साथ, यानी कि एसिड डाला। एसिड डालने के बाद आपको सीधा क्या मिलेगा, एस्टर। ठीक है, तो क्या करा हमने, याद रखेंगे, इथेनोइक एसिड में हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे आप यहाँ पे चाहे इथेनॉल ही ले सकते हो, है ना। तो इथेनोइक एसिड के साथ हमने मिथेनॉल लिया, और उसके साथ हमने क्या बनाया, एस्टर बनाया, और प्रोडक्ट में क्या निकला, H2O। ठीक है, और अगर हम ट्रांस एस्टरिफिकेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे देखो, एक हमने क्या लिया था, इथेनोइक एसिड, और यहाँ पे अगर हम इसको दोबारा लें, यानी कि एस्टर को लें, एस्टर के साथ क्या डाल दें, एल्कोहल, तो भी हमें क्या मिलेगा, CH3 COOCH3। ठीक है, दो तरीके हैं, आप इसको याद करो चाहे इसको, है ना। तो इसी के साथ आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो गई। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ी हमने S, यानी कि सॉल्ट फॉर्मेशन, फिर PCl3 PCl5, फिर बर्निंग, फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, फिर एमाइन, फिर डिहाइड्रेशन, फिर एस्टरिफिकेशन। ठीक है, वही अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एल्कोहल का, और फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिनॉल और ईथर की बात करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, देखेंगे। विच इज़ मोर एसिडिक, H2O और ROH, यानी कि एल्कोहल। आपके हिसाब से एसिडिक सबसे ज़्यादा कौन है, वाटर यानी कि पानी, या फिर एल्कोहल, है ना। तो हमें लगता है, हमारे दिमाग में आता है एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। पानी तो नहीं होता, पानी तो हम डेली यूज़ में पीते हैं। पर मैंने आप सबको बताया था एसिडिक कौन होता है, जो H+ आयंस निकाले। अब आप बोलो, H2O भी H+ आयन निकालेगा और ROH भी H+ आयन निकालेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा दोनों में से ज़्यादा एसिडिक कौन है ना। तो सबसे पहले आंसर देख लो, वाटर होता है हमारा एसिडिक। क्यों होता है, आप ज़रा देखते हैं भाई। एक बात देखो, आप सब मानते हो कि एल्कोहल के अंदर कार्बन की चैन आती है, कुछ इस तरीके से, कुछ भी बना लो, CH3OH लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो हमेशा कार्बन की चैन आएगी। पर H2O में कभी भी कार्बन की चैन नहीं आती, H2O ऐसे ही रहता है ना। और कार्बन की चैन हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती है, और ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, है ना। यहाँ पे कार्बन की चैन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। तो भाई ध्यान से देखेंगे, अब आपको समझ में आएगा क्या हुआ। जब हम HOH को हीट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो मतलब ये H+ होगा, H+ होगा और O- होगा। O- पे हाइड्रोक्साइड आयन जो होंगे ना, यहाँ पे कम होंगे। अभी समझ में आएगा, टेंशन मत, धीरे धीरे देखते हैं। और कार्बन की चैन पे हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे। ठीक है, अभी क्या होता है देखते हैं। इन केस ऑफ एल्कोहल, R ग्रुप इज़ प्रेजेंट। एल्कोहल पे क्या होता है, R ग्रुप प्रेजेंट होता है, विच इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो R ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है ना इस पर, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो इट विल शो +I इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारा ये क्या शो करता है, +I इंडक्टिव इफेक्ट। देखते हैं क्या हो रहा है। जैसे कार्बन की चैन है,
ठीक है, ऑक्सीजन, इस पे प्लस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे कंटिन्यूसली, इससे इसकी पावर क्या बड़ी होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि ये इनको टूटने नहीं देगा अपने बॉन्ड को, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। यानी कि एक बात सोचो, ऑक्सीजन, मैं दोबारा बनाता हूँ, देखो इधर ये O और यहाँ पे H है, ठीक है। कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी तरीके से होगी, नहीं होगी। तो एक बात सोचो, जब मैं इसको हीट करूँगा, ये ऑक्सीजन ईजिली इस H को बाहर नहीं निकलने देगा, क्योंकि ये इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से यहाँ पे H भी बाहर ईजिली नहीं निकल पाएगा। पर H2O के केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की चेन प्रेजेंट ही नहीं है। H तो बहुत छोटा एटम होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर मैं थोड़ी ही हीट दूंगा तो H+ आयन ईजिली रिमूव हो जाएंगे। पर कार्बन की चेन के केस में यहाँ पे इसको और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे ऑक्सीजन को, जिस वजह से यहाँ H+ आयन ईजिली बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर H2O के केस में H+ आयन ईजिली बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। सारा खेल कार्बन की चेन की वजह से है। तो देखते हैं, इन केस ऑफ एल्कोहल आर ग्रुप इज प्रेजेंट, एल्कोहल के केस में आर ग्रुप प्रेजेंट है, विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सो इट विल शो प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये हमारे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यू प्लस चार्ज भेजेगा ना इसको, ऑक्सीजन को, ड्यू टू विच मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, जो मैं भी बता भी रहा था। तो मैग्नीट्यूड जो होगा नेगेटिव चार्ज का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एल्कोक्साइड आयन बिकम लेस, तो एल्कोक्साइड आयन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कम हो जाएंगे, जिस एल्कोक्साइड आयन बिकम लेस स्टेबल, सॉरी, एल्कोक्साइड आयन जो होंगे हमारे यहाँ पे लेस स्टेबल होंगे, यानी कि एल्कोक्साइड आयन जो होंगे यहाँ पे हमारे लेस स्टेबल होंगे, है ना। आगे देखते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल आर मोर रिएक्टिव, 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है वो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है विद एल्केलाई मेटल, बिकॉज एज द नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेज मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेज। 1 डिग्री जो एल्कोहल होता है वो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होता है विद एल्केलाई मेटल, बिकॉज नंबर ऑफ कार्बन जब बढ़ता है ना, चैन इंक्रीज होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑल्सो इंक्रीज। मैं भी बताया था मैंने, अगर कार्बन की चैन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो इनकी स्टेबिलिटी जो होगी एल्कोक्साइड आयन की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, देखो आपको पहले ये पता चल गया, वाटर और H2O में, मतलब वाटर और एल्कोहल में कौन ज़्यादा एसिडिक है, वाटर है। वाटर क्यों है, क्योंकि वाटर में से H+ आयन ज़्यादा ईजिली रिलीज हो पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एल्कोहल, है ना। तो इस वजह से, और रीज़न इसका ये 2 पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये 3rd पैराग्राफ ना, ये इसको शो कर रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मेटल के केस में, कि अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल के साथ हम 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है हमारा मोर रिएक्टिव होता है विद एल्केलाई मेटल, यानी कि अगर आपको मेटल के साथ एल्कोहल रिएक्ट करना है तो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों, बिकॉज एज अ नंबर ऑफ कार्बन चेन इंक्रीजेज, अगर नंबर ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि क्या हो रहा है, देखो कार्बन की चैन है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इनका बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी होगी, नहीं होगी। जितनी कार्बन की चैन बढ़ती जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव जो स्टेबिलिटी होगी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो याद रखना एल्कोक्साइड हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एल्कोक्साइड आयन, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा इसका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, CH3CH, और ये CH3 हमने 3 डिग्री एल्कोहल लिया है, 3 डिग्री हमारा लेस रिएक्टिव होता है ना, Na के साथ। अभी मैंने बताया ना 1 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री क्या होता है हमारा कम रिएक्टिव होता है Na के साथ, और 1 डिग्री के साथ हमारा क्या होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतना ही करते हैं, आपकी सारी प्रॉपर्टी कवर हो गई हैं, और ये एक क्वेश्चन था, आपने ध्यान से देख लेना और नोट कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।